हाय एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेसेसिटी एंड फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन सिस्टम। पहला टॉपिक है। दूसरा है नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ पावर सिस्टम। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। इस गियर एंड प्रोटेक्शन में आज करने जा रहे हैं नेसेसिटी एंड फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन सिस्टम क्या होगा। दूसरा नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंडीशन इन पावर सिस्टम। दोनों टॉपिक को आज कवर करेंगे इसको। चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखो बुआ, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में हम लोग कौन कौन सा डिवाइस यूज करते हैं। जैसे पावर सिस्टम है, ये सब स्टेशन जहाँ पे रहता है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करते हैं ना सब स्टेशन। याद है ना आपको? 11 किलो वोल्ट को पहले क्या करते थे, 220 किलो वोल्ट में चेंज करते थे। फिर इसको क्या करते थे, 66 किलो वोल्ट में चेंज करते थे। फिर 11 किलो वोल्ट में, और उसके बाद 415 वोल्ट में। तो ये सब कहाँ पे होगा? ये सब कौन करेगा? ये सब करेगा पावर ट्रांसफार्मर। कौन करेगा ये? पावर ट्रांसफार्मर। अब पावर ट्रांसफार्मर रहेगा कहाँ पे? तो ये रहता है कहाँ पे? सब स्टेशन में। तो सब स्टेशन में पावर ट्रांसफार्मर भी रहता है, जनरेटर भी रहता है, बहुत महंगा महंगा कंपोनेंट रहता है सब स्टेशन में। तो ये सब डिवाइस को प्रोटेक्शन देना होता है। इसको क्या करना होता है? इसको प्रोटेक्शन देना होता है। किसको? पावर ट्रांसफार्मर को, जनरेटर को, और बहुत सारा कंपोनेंट को वहां पे रहता है। कहाँ पे? सब स्टेशन में। तो इस सब के प्रोटेक्शन में हम लोग डिवाइस यूज करते हैं। कौन कौन? फ्यूज, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इसमें क्या क्या आएगा? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में सीटी एंड पीटी, करेंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, रिले, सर्किट ब्रेकर, बैटरी, ईएसडी प्रोटेक्शन डिवाइस। सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस में कौन आएगा? लाइटनिंग अरेस्टर। तो ये जो जितना कंपोनेंट यहाँ पे लिखा हुआ है ना बुआ, ये सब हम लोग क्या कहाँ पे यूज करेंगे? सब स्टेशन में यूज करेंगे प्रोटेक्शन पर्पज के लिए। प्रोटेक्शन किसको देना है हमको? पावर ट्रांसफार्मर को देना है, जनरेटर को देना है, मोटर को देना है। मतलब बहुत महंगा महंगा कंपोनेंट वहाँ पे रहता है सब स्टेशन में। वो सारे कंपोनेंट को बचाने के लिए हम लोग ये सब कंपोनेंट यूज करते हैं प्रोटेक्शन पर्पज के लिए। कैसे यूज करेंगे ये सब हम डिटेल में देखेंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है इसका, मतलब कौन कौन सा डिवाइस हम लोग यूज करते हैं उसका बस इंट्रोडक्शन है। कैसे ऑपरेट करता है सीटीपीटी, रिले, सर्किट ब्रेकर, वो अगले आने वाले क्लास में हम लोग उसको कवर करेंगे। देखो वो यही है क्या? सब स्टेशन का डायग्राम यही है। सब स्टेशन का डायग्राम जो आप लोग देखे भी होंगे, सब लोग देखा होगा। तुम लोग ट्रेनिंग भी करता है तो सब स्टेशन में क्या करता है? विजिट करता है। तो यही सब स्टेशन में आपका रहता है क्या? रिले रहता है, सर्किट ब्रेकर रहता है, सीटीपीटी रहता है, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, आइसोलेटर। ये सारा कंपोनेंट ये सब स्टेशन में रहता है। इस सब कंपोनेंट का यूज करते हैं हम लोग। फॉल्ट जब होगा ना, जब फॉल्ट होगा तो फॉल्ट से प्रोटेक्शन के लिए, फॉल्ट से प्रोटेक्शन के लिए हम लोग ये सारा कंपोनेंट यूज करते हैं। कौन कौन? ये सर्किट ब्रेकर, सीटीपीटी, आइसोलेटर। तो ये सारा कंपोनेंट यही सब सेक्शन में रहेगा, यहीं पे रहेगा। और इसमें क्या रहेगा? पावर ट्रांसफार्मर। देखो यही है पावर ट्रांसफार्मर। सब विजिट किया होगा तुम लोग, सब स्टेशन देखा होगा। तो फॉल्ट जब होगा, जब फॉल्ट होगा तो उसको प्रोटेक्शन के लिए हम लोग ये कंपोनेंट यूज करते हैं। कहाँ पे? सब स्टेशन में। देखो बाबू, यही लिखा हुआ है मेजर इक्विपमेंट यूज इन इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन। सब स्टेशन में कौन कौन सा कंपोनेंट यूज करते हैं? सारा क्या है? पावर ट्रांसफार्मर। ये क्या करता है? स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है वोल्टेज को। यही है पावर ट्रांसफार्मर का डायग्राम। ये करता क्या है? आपको याद होगा, 11 किलो वोल्ट को 220 किलो वोल्ट में चेंज करता है। फिर 220 किलो वोल्ट को क्या करता है? 66 किलो वोल्ट में स्टेप डाउन करता है। उसके बाद 11 किलो वोल्ट में उसको चेंज करता है। उसके बाद 415 वोल्ट में। यही क्या करता है? आपको बताया गया है पहले पावर ट्रांसफार्मर। सर्किट ब्रेकर क्या करता है सब स्टेशन में? तो ये करता क्या है बुआ? ये जब फॉल्ट होगा ना, जब फॉल्ट होगा तो उस समय शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करेगा। कौन करंट फ्लो करेगा? शॉर्ट सर्किट करंट आई। तो इसका काम ये है कि जब फॉल्ट होगा तो ये आई का वैल्यू को जीरो करना है इसको। सर्किट ब्रेकर का काम यही है। जब फॉल्ट होगा, जब फॉल्ट होगा तो उसके बाद वो किसी तरीके से आई का वैल्यू को जीरो करेगा। ये लिखा हुआ है इंटरप्ट द सर्किट ड्यूरिंग फॉल्ट। इंटरप्ट करने कहने का मतलब आई का वैल्यू को क्या करेगा? जीरो करेगा। कब? जब फॉल्ट होगा तब।
तीसरा है आइसोलेटर। आइसोलेटर क्या करता है, ये मेंटेनेंस पर्पज के लिए यूज करते हैं। मेंटेनेंस, जब आपको मेंटेनेंस करना होता है ना सब स्टेशन में, कुछ रिपेयर रिपेयर का काम करना होता है या मेंटेनेंस करना होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, आइसोलेटर का यूज करते हैं। जैसे तुम लोग नया नया बाइक खरीदता है, नया नया बाइक खरीदते हो तो उसको सर्विसिंग कराते हो ना बुआ, बोलो जोर से हाँ। सर्विसिंग कराते हो, बाइक का क्या है, वो खराब हो जाता है नहीं ना, ताकि उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहे। नया बाइक खरीदते हैं और उसका सर्विसिंग कराते हैं ताकि उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहे। ऐसा थोड़ी है कि बाइक खराब हो जाता है तब सर्विसिंग कराते हैं, वैसे तो है नहीं। नया नया बाइक खरीद के सर्विसिंग इसलिए कराते हैं ताकि उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहे। उसी तरीके से आइसोलेटर का काम यही है कि जब सब एक सिस्टम बना है तो महीना में, एक महीना में, 2 महीना में एक बार वहाँ पे मेंटेनेंस का काम होता है। और मेंटेनेंस करने से पहले आइसोलेटर से क्या करते हैं, सर्किट को डिस्कनेक्ट करके और उसके बाद मेंटेनेंस करते हैं ताकि वहाँ पे जो वर्कर है उसको कोई नुकसान ना हो। कैसे करेंगे ये सब डिटेल में देखेंगे। फिलहाल आप यही जानिए कि मेंटेनेंस करना होगा तो आइसोलेटर का यूज करेंगे। आइसोलेटर करके क्या है, उस समय सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है। उसके बाद वहां पे आप आराम से वर्कर क्या कर सकता है, काम कर सकता है। अगला है करंट ट्रांसफार्मर। ये क्या करता है, हाई करंट का वैल्यू को मेजर करता है। ये करंट ट्रांसफार्मर क्या करता है, हाई करंट का वैल्यू को मेजर करता है। तो यही है कुछ सब स्टेशन में इक्विपमेंट यूज करते हैं। अब बच्चा ये सोच रहा होगा कि सर जब नोट्स बनाएंगे तो ये सब डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, नहीं सबको पेट में दर्द हो रहा होगा, ये सब डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो बुआ ये सब डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है। नोट्स जब बनाओगे ना तो पावर ट्रांसफार्मर ये क्या करता है, ये वाला लिखना है। सर्किट ब्रेकर क्या करता है, तो ये लिखना है, इंटरप्ट द सर्किट ड्यूरिंग फॉल्ट। आइसोलेटर क्या करता है, डिस्कनेक्ट इक्विपमेंट फॉर मेंटेनेंस। ये लिखना है। डायग्राम कैसे बनाओगे नोट्स में, नहीं ना पॉसिबल है। तो ये सब डायग्राम नोट्स में नहीं बनाना। देखो बुआ ये भी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या करता है, स्टेप डाउन हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज को क्या करता है, स्टेप डाउन करता है। प्रोटेक्शन पर्पज के लिए भी यूज करते हैं इसको। कैसे यूज करेंगे आगे आपको बताया जाएगा। ये लाइटनिंग अरेस्ट करिए क्या करता है, जब बरसात के टाइम में बादल रहता है ना, वहां से बिजली कड़कता है तो जो हाई वोल्टेज जो आता है ना, वो लाइटनिंग अरेस्टर क्या करता है, ये हाई वोल्टेज को क्या करता है, ग्राउंड में भेजता है नीचे। का काम यही है कि जो बादल चमकेगा बरसात के टाइम में, और वहां से जो हाई वोल्टेज सर्ज आता है उसको क्या करता है, लाइटनिंग अरेस्टर ग्राउंड में भेजता है प्रोटेक्शन पर्पज के लिए। फर्स्ट बार क्या है, डिस्ट्रीब्यूट पावर विदिन सब स्टेशन। ये भी क्या करते हैं, सब स्टेशन में यूज करते हैं। इंसुलेटर को जानते ही हो, यही है इंसुलेटर। क्या करता है, प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन। ये सब कुछ इक्विपमेंट है जो इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में हम लोग यूज करते हैं। अगला है हुआ फंक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम। मतलब सब स्टेशन में जो प्रोटेक्शन के लिए जो यूज करेंगे कंपोनेंट कौन कौन करेंगे, सीटी पीटी, रिले, सर्किट ब्रेकर, ये सब कंपोनेंट यूज करेंगे ना प्रोटेक्शन के लिए सब स्टेशन में। तो ये सब का क्या काम है वही पढ़ने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, फंक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम। मतलब सब स्टेशन में प्रोटेक्शन पर्पज के लिए जो कंपोनेंट यूज करेंगे उसका काम क्या है। क्या काम है, सब स्टेशन में क्या काम करेगा ये, यही है उसका काम। पहला काम क्या है, फॉल्ट डिटेक्शन। मतलब जब फॉल्ट होगा तो ये सबको पता चलना चाहिए कि फॉल्ट हुआ है। फॉल्ट में क्या क्या होगा, ओवरलोड होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, अर्थ फॉल्ट, या वोल्टेज स्विंग। वोल्टेज स्विंग करने का मतलब वोल्टेज घटेगा या बढ़ेगा। देखो बुआ जब इस तरह का कंडीशन होगा, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, अर्थ फॉल्ट, वोल्टेज स्विंग, तो सब स्टेशन में जो कंपोनेंट यूज किए हैं प्रोटेक्शन के लिए, ये सबको पता चलना चाहिए कि ऐसा कुछ हो रहा है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाके वो काहे के लिए बीमार होते हैं तब। अब डॉक्टर के पास गए और उसको बीमारी ही मेरा पता नहीं चल रहा है कि क्या बीमारी है हमको, तो डॉक्टर के पास जाओगे, कभी नहीं जाएंगे इसके पास। तो वैसे ही सब स्टेशन में जब कंपोनेंट यूज किए हैं तो जब वहां पे फॉल्ट होगा, सब स्टेशन में जब फॉल्ट होगा तो जो कंपोनेंट यूज किए हैं इसको पता चलना चाहिए ना कि फॉल्ट हुआ है। मतलब फॉल्ट होगा तो इसको पता चलना चाहिए, और उस फॉल्ट को ये क्या करेगा, हटाएगा, रेक्टिफाई करेगा। तो यही है पहला पॉइंट, फॉल्ट डिटेक्शन। दूसरा क्या है, आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब जैसे देखो यहाँ पे, देखो हुआ जैसे यहाँ पे हुआ है फॉल्ट,
यहाँ पे जब फॉल्ट हुआ है तो यहाँ पे रखा हुआ है सर्किट ब्रेकर, यही है सर्किट ब्रेकर। तो जब यहाँ पे फॉल्ट हुआ तो इसको ये क्या करेगा, इसको पता चलना चाहिए, सर्किट ब्रेकर को पता चलना चाहिए कि यहाँ पे फॉल्ट हुआ है, और ये तुरंत क्या करेगा, ट्रिप करेगा। तो यही है फॉल्ट डिटेक्शन। फॉल्ट डिटेक्शन मतलब इसको पता चलना चाहिए कि कहाँ फॉल्ट हुआ है और कहाँ पे फॉल्ट हुआ है, और उस फॉल्ट को तुरंत ये हटाएगा। दूसरा क्या है, आइसोलेशन। आइसोलेशन करने का मतलब मान लेते हैं कि यहाँ फॉल्ट हुआ है और यहाँ पे फॉल्ट नहीं हुआ है, तो फॉल्ट यहाँ पे हुआ है और यहाँ पे नहीं हुआ है, यहाँ पे फॉल्ट नहीं हुआ है, फॉल्ट तो यहाँ पे हुआ है। तो ये दोनों कंपोनेंट को अलग करना है, हटाना है, मतलब फॉल्टी पार्ट को अलग कर देना है। यहाँ फॉल्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे फॉल्ट नहीं हुआ है, यहाँ क्या हुआ है, फॉल्ट नहीं हुआ है, और यहाँ पे फॉल्ट हुआ है। कि दोनों भाग को अलग करना है, किसको, सर्किट ब्रेकर को, आइसोलेटर को, छिकी पिकी को, सबको मिलके जो फॉल्टी पार्ट है उसको अलग करो। कहाँ से, नॉर्मल जहाँ पे कंडीशन है उन दोनों को क्या करना है, अलग करना है। उसी को बोलते हैं आइसोलेशन, उसी को बोलते हैं आइसोलेशन, मतलब फॉल्टी पार्ट को नॉर्मल कंडीशन से अलग कर देना है उसको। अगला पॉइंट है हुआ सेफ्टी एंड इक्विपमेंट प्रोटेक्शन, दोनों एक ही चीज है। मतलब आपको सब स्टेशन में महंगा महंगा कंपोनेंट है, क्या क्या है, ट्रांसफार्मर है ना, ट्रांसफार्मर है, आपका जनरेटर है, जनरेटर भी है, मोटर है, बहुत सारा महंगा महंगा कंपोनेंट है। तो जो प्रोटेक्शन में जो इक्विपमेंट यूज करेंगे, सीटी पीटी, रिले, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, तो ये सब का काम क्या है कि ये सारे कंपोनेंट का आपको प्रोटेक्शन देना है। कब, जब फॉल्ट होगा तब। क्या है कि अगर एक बार अगर ये ट्रांसफार्मर जल गया तो फिर इसको रिप्लेस करना बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि इसका दाम 5 करोड़ 4 करोड़ रुपया रहता है ट्रांसफार्मर का दाम। अगर एक बार ये जल जाएगा तो नया रिप्लेस करना काफी महंगा पड़ेगा। तो इक्विपमेंट प्रोटेक्शन में है क्या, कि जो जो महंगा महंगा कंपोनेंट जो सब स्टेशन में है, तो उसको बचाना है, उसको बचाना है। कब, जब फॉल्ट होगा तब, जब फॉल्ट होगा तब उसको क्या करना है, बचाना है। उसके लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, सिटी पिटी, रिले, सर्किट ब्रेकर का इसका काम यही है कि जब फॉल्ट होगा तो इसको बचाना है ट्रांसफार्मर को। लास्ट वन क्या है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स। देखो ये क्या है, तो एक और टर्म समझने जा रहे हैं, इमरजेंसी रिस्पॉन्स। ये क्या है, नहीं, इमरजेंसी रिस्पॉन्स ये क्या है, तो भी समझते हैं। देखो यहाँ पे फॉल्ट हुआ ना बुआ, जब यहाँ फॉल्ट हुआ तो यहाँ का जो सर्किट ब्रेकर है वो क्या होगा, ट्रिप होगा, बंद होगा, बंद होगा ये, और इसको क्या करेगा, डिस्कनेक्ट करेगा। लेकिन ये सर्किट ब्रेकर ट्रिप करेगा कब, जब फॉल्ट होगा तब। अब उसके बाद इसका काम क्या है कि इस सर्किट को तो बंद करना ही है, प्लस ये सर्किट ब्रेकर का ये भी काम है कि ये क्या करेगा, एक अलार्म बजाएगा, अलार्म बजाएगा कब, जब फॉल्ट होगा तब। तो वहां पे जो जेई बैठा होगा, जूनियर इंजीनियर या फिर वर्कर जो होगा, जैसे ही यहाँ फॉल्ट होगा तो ये तो बंद होगा ही, प्लस एक अलार्म बजाएगा। जैसे ही अलार्म बजेगा तो वहां का जो जेई होगा या वर्कर होगा उसको पता चल जाएगा कि फॉल्ट हुआ है। तब आ करके वो फिर क्या करेगा, मेंटेनेंस का काम करेगा या रिपेयर का काम करेगा पूरी जोर से। ऐसा नहीं है कि यहाँ फॉल्ट हुआ, ये सर्किट ब्रेकर ट्रिप करके इसको बंद कर दिया, चुपचाप बैठ जाएगा। तो जब चुपचाप बैठ जाएगा तो जेई को पता चलेगा, वर्कर को पता चलेगा कि वहां पे फॉल्ट हुआ है, फॉल्ट को हटा करके चुपचाप बैठ गया। तो इसको फॉल्ट को तो हटाना ही है सर्किट ब्रेकर को, प्लस अलार्म बजाना है। अलार्म बजेगा तो वहां का जो वर्कर है उसको पता चलेगा कि फॉल्ट हुआ है। अब वो आ करके इमरजेंसी रिस्पॉन्स आ करके तुरंत रिपेयर का काम करेगा। कौन, जेई जो होगा, वर्कर जो होगा वहां पे, वो। समझ में आया इमरजेंसी रिस्पॉन्स, मतलब इसको सर्किट को बंद भी करना है, प्लस अलार्म बजा करके वहां के वर्कर को बताना भी है कि यहाँ पे फॉल्ट हुआ है, आप आके उसको रिपेयर करिए। यही लिखा हुआ है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोवाइड मेंटेनेंस प्रोफेशनल एंड ऑपरेटर्स विद अलर्ट, अलार्म एंड डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन टू हेल्प देम टू रिस्पॉन्ड इमरजेंसी मोर इफेक्टिवली। देखो बुआ, यही है प्रोटेक्शन में ये सब यूज करते हैं, सीटी पीटी, प्रोटेक्टिव लेयर, सर्किट ब्रेकर, टिप सर्किट, आईईडी, स्काडा। ये सब का आप क्या करेंगे, नोट्स बना लेंगे। ये सब को डिटेल में हम कवर करेंगे आने वाले क्लास में। फिलहाल ये सब नोट्स में आप क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। अगला है नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंडीशनिंग पावर सिस्टम। नॉर्मल कंडीशन का मतलब
पूरा हेल्दी कंडीशन। नॉर्मल का मतलब क्या? हेल्दी कंडीशन मतलब कोई फॉल्ट नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कोई नो फॉल्ट, यही ना हुआ नॉर्मल कंडीशन मतलब। सब स्टेशन में कोई फॉल्ट नहीं हुआ है। मतलब आपका वोल्टेज करंट फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी कितना रहता है? 50 हर्ट्ज रहता है। वोल्टेज जो रहना चाहिए वही है, करंट का वैल्यू ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, नॉर्मल कंडीशन हो गया। पावर फ्लो मतलब पावर जो होगा वो जनरेशन से कंज्यूमर तक जाएगा। जैसे ये पावर प्लांट है, पावर प्लांट आप जानते हैं ना, यहाँ पे जनरेशन होता है कितना? 11 किलो वोल्ट। और यहाँ पे कंज्यूमर कहाँ पे है? 415 वोल्ट, या उसके बीच में भी आता है सब स्टेशन जो आता है, सब याद होगा आपको। लेकिन चलिए इसको डायग्राम से दिखा देते हैं। देखो बुआ, पावर फ्लो मतलब यहाँ जनरेशन हुआ है कितना? 11 किलो वोल्ट हुआ है। अब उसके बाद क्या है? ये ट्रांसफॉर्मर है, 11 किलो वोल्ट को क्या करेगा? 220 किलो वोल्ट में, 220 किलो वोल्ट में। और उसके बाद क्या है? ये आपका जो वाइंडिंग है, फिर ये सब स्टेशन है, ये क्या करता है? 220 किलो वोल्ट को क्या करता है? 66 किलो वोल्ट में चेंज करता है। उसके बाद सब स्टेशन रहता है, फिर कंज्यूमर रहता है। तो पावर फ्लो जो होगा नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में कहाँ से कहाँ तक होगा? पावर प्लांट से लेकर के कंज्यूमर तक, ऐसे होगा पावर फ्लो नॉर्मल कंडीशन में। मतलब पावर प्लांट से कहाँ तक? कंज्यूमर तक। एबनॉर्मल कंडीशन जब होता है ना, एबनॉर्मल कंडीशन क्या होता है? पावर फ्लो का डायरेक्शन चेंज कर जाता है ऐसे कभी कभी। तो ये कब होता है? ड्यूरिंग फॉल्ट। ड्यूरिंग फॉल्ट कब? कंज्यूमर से पावर प्लांट आने लगेगा पावर। कैसे आता है वो सब वो देखेंगे डिटेल में। तो नॉर्मल कंडीशन में पावर फ्लो कहाँ से होगा? फ्रॉम जनरेशन टू कंज्यूमर, ऐसे होगा डायरेक्शन। ये डायरेक्शन में होगा, ये डायरेक्शन नहीं होगा नॉर्मल कंडीशन में। और क्या है हुआ? ऑल इक्विपमेंट ट्रांसफार्मर स्विचेज ऑपरेट विथ रेटेड कैपेसिटी, नो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट एग्जिस्ट इन द सिस्टम। नॉर्मल कंडीशन कह रहे हैं मतलब कोई फॉल्ट नहीं हुआ है, हेल्दी कंडीशन है, मतलब कोई बीमारी नहीं है उसको। तो ये कुछ नोट्स है, इसको आप नोट्स में लिख लेंगे। देखो बुआ, ये जो फिगर डायग्राम बनाया गया है ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन कहने का मतलब कोई फॉल्ट नहीं हुआ, नो फॉल्ट। तो अब ये फिगर डायग्राम कैसे बना नॉर्मल कंडीशन में वही समझेंगे हम लोग। ये कैसे बना हुआ है और नॉर्मल कंडीशन नहीं कैसे बना है वो समझेंगे हम लोग। चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहले जो आपका पावर सिस्टम है वो कितना है? 3 फेज सिस्टम है ये। मतलब इसमें कितना फेज? 3 गो फेज। कौन कौन? आर, वाई और बी। चलिए यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल कंडीशन का बात कर रहे हैं, एकदम ध्यान कीजिएगा। ये क्या है? वी आर। ठीक है, वी वाई। और ये क्या है? वी पी। जब कोई फॉल्ट नहीं हुआ है तो एंगल कितना? 120 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है? 120। तब जब कब? जब कोई फॉल्ट नहीं हुआ है तब। लेकिन अगर फॉल्ट हो जाएगा बुआ, अगर फॉल्ट होगा तो ये एंगल 120 नहीं रहेगा, ये एंगल चेंज कर जाएगा। ये एंगल चेंज कर जाएगा। खैर वो हमारा अभी नहीं है, हम लोग पढ़ रहे हैं नॉर्मल कंडीशन में ये कैसे बना। ठीक है, यही है वी आर, वी वाई, वी बी। अब आपको ये वाला वेक्टर ड्रॉ करना है वी आर वाई। वी आर वाई होगा क्या? वी आर वाई क्या होगा? वी आर अब माइनस वी वाई, या इसको लिख सकते हैं वी आर प्लस माइनस वी वाई। बोलो जोड़ से, समझानी एलकेजी में पढ़ा होगा ये सब। क्या है? वी आर और ये दोनों वेक्टर को क्या करना है? जोड़ना है, वी आर और माइनस वी वाई को। वी वाई वेक्टर ये है ना, वी आर ये है, आपको चाहिए वी माइनस वी वाई, तो ये वी वाई माइनस वी वाई यहाँ ना, एग्जैक्ट अपोजिट ना। ये क्या है? माइनस वी वाई। अब ये और ये वेक्टर को जोड़ना है, तो ये पढ़े थे आप लोग, पैरेललोग्राम एडिशन, याद होगा आप लोग को, याद है? ये नर्सरी में पढ़ा होगा तुम लोग, पैरेललोग्राम एडिशन। यहाँ इसको और इसको जोड़ना है, तो चलो जोड़ देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसके पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, क्या है? सी आर। और यहाँ पे क्या है? इसके पैरेलल यहाँ पे, इसके पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ऐसे नहीं क्या करते हो तुम लोग? बोलो जोर से। अभी इसको और यहाँ इसको ऑरिजिन से मिला देंगे, यही ना हो गया हमारा। कौन सा वेक्टर हो गया है? वी आर वाई। अब ये वेक्टर को उठा करके हम इधर उधर रख सकते हैं, पैरेलल इस वेक्टर को यहाँ से उठाए
इसी के पैरेलल यहाँ पे रख सकते हैं ना, पैरेलल वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं आप एक जगह से उठा करके दूसरी जगह। अब इसको उठा करके ऐसे नहीं रख सकते हो पी आर वाई को, जब भी इसको उठाएंगे तो ऐसे ही उठा करके कहीं रखेंगे, उठाएंगे तो ऐसे ही उठा करके इधर या इधर या फिर नीचे, तो इसी तरीके से रखा गया। ऐसा नहीं है कि इसको यहाँ से उठाया यहाँ जाके ऐसे रख रहे हैं, इसको उठा करके अगर यहाँ भी रखना है तो ऐसे ही रखाएगा। मतलब यहाँ से करके क्या है ना बुआ, ये हॉरिजेंटल से ये वाला एंगल चेक कर लेते हैं ये एंगल कितना है, तो यहाँ भी हॉरिजेंटल बनाते हैं और ये वाला एंगल अगर मान लो कि ये वाला एंगल 40 डिग्री है, बात कर रहे हैं, ये वाला एंगल ऐसे होगा कितना, 21 डिग्री जो भी हो। अभी फिलहाल ये वाला अगर एंगल कितना होगा, अगर बता दिए कितना होगा, चलो ये भी बता ही दे रहे हैं कितना होगा ये एंगल। देखो ये वाला एंगल कितना होगा, ये 60 होगा ना, ये एंगल 60 होगा, ये तो 60 होगा क्योंकि 120 डिग्री पूरा है, ये बीच से बीच काटा है, तो ये 60 और ये 60, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला 30 होगा, ये 30 होगा और ये 30 होगा और ये 30, तो ये वाला एंगल कितना, 60 डिग्री। मतलब इस वेक्टर को उठा करके अगर कहीं रखना है तो ये हॉरिजॉन्टल बनाएंगे, यहाँ से एंगल ये कितना 60 डिग्री होगा, तो यही उठा करके यहाँ से देखोगे ना तो ये वाला एंगल जो होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। मतलब इसको यहाँ पे रख सकते हैं, तो यही बनाया हुआ है क्या, ई आर वाई। ये वाला एंगल समझ में आएगा बुआ, 60 डिग्री कैसे, देखो ये पूरा है 120, ये पूरा है 120, अब ये माइनस वी वाई ड्रॉ किए तो ये वाला एंगल कितना 60 और ये वाला एंगल कितना 60। अब ये 60 में ये बीच से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल कितना, ये वाला 30 और ये कितना 30, और जब ये 30 और यहाँ से ये क्या होगा, बीच से बीच काटेगा तो ये 30 और ये 30, तो ये और ये कितना हो गया, 60 नहीं हो गया हॉरिजॉन्टल से, समझ में आया ये आपको। चलिए उसी तरीके से अगर आपको ड्रॉ करना है क्या, ई वाई बी, समझ में आया कि इस वेक्टर को उठा के यहाँ पे कैसे रखे, तो यही वाला क्या है आपका ई आर वाई, समझ में आ गया ये। चलो अब क्या ड्रॉ करना है, वी वाई बी, तो वी वाई बी क्या होगा बुआ, बोलो, वी वाई बी कितना, वी वाई प्लस माइनस वी बी, और जैसे यहाँ पे किए थे क्या है, वी वाई है वेक्टर, ये आपका वी वाई है ना, माइनस वी बी, ये यहाँ पे वी बी है, माइनस वी बी ये इधर होगा, फिनिश कर लो, अब हो ही गया, माइनस वी बी। अब क्या करना है, इसको इसको जोड़ना है, कि इसके पैरेलल यहाँ से ड्रॉ करो, क्या है वी वाई, और इसके पैरेलल यहाँ से ड्रॉ करो, चलो देखो तो हुआ ये वाला, ये पूरा एंगल कितना था, 120 था ना, तो ये वाला एंगल कितना 60 डिग्री, ये वाला कितना 60 डिग्री होगा, 60 होगा। अब देखो यहाँ से बीच से बीच जा रहा है ये लाइन, ये कितना है, कौन सा वेक्टर होगा, वी वाई बी, तो ये वाला एंगल कितना 30 डिग्री ना, ये कितना 30 डिग्री। खैर जो भी हो, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, यहाँ से वी वाई बी उठा करके यहाँ शिफ्ट कर दिए तो वी वाई बी, उसी तरीके से वी बी आर ड्रॉ करना है तो क्या होगा, वी बी आर, वी बी प्लस क्या हो जाएगा, माइनस वी आर, देखो वी बी यहाँ पे है, माइनस वी आर यहाँ पे नीचे आएगा कम, ये क्या होगा माइनस वी आर, और यहाँ से वी बी और माइनस वी आर दोनों को जोड़ना है। चलिए पैरेलल, इसके पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ करो और इसके पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ करो, यही ना होगा, यही ना होगा, ये कितना होगा वी बी आर। अब ये वाला वेक्टर को उठा करके इसको यहाँ शिफ्ट कर दिए हैं, कर सकते हैं शिफ्ट, लेकिन ऐसे ही करना, जैसे ये है वैसे ये भी रहेगा, ऐसा नहीं है कि वी बी आर को यहाँ शिफ्ट करके यहाँ कर रहे हैं तो ऐसे ग्रो कर रहे हैं अपने मन से वी बी आर, ऐसा नहीं, जैसे ये है वैसे ग्रो होगा यहाँ पे भी सेम, समझ में आया ये, यही बैलेंस कंडीशन में ये वेक्टर डायग्राम आपको ड्रॉ किया गया है। ये क्या है बुआ, एबनॉर्मल कंडीशनिंग पावर सिस्टम, एबनॉर्मल कंडीशन में पहला तो यही होगा आर वाई और बी, आर वाई
और बी, ये जो एंगल 120 है वो अब नहीं रहेगा, चेंज कर जाएगा। सबसे पहले यही हुआ, फॉल्ट हो गया ना। एबनॉर्मल कंडीशन कहने का मतलब क्या, फॉल्ट कंडीशन। फॉल्ट कंडीशन जब होगा तो ये एंगल चेंज कर जाएगा। अब ये एंगल काहे चेंज करता है, शॉर्ट सर्किट के कारण, ओवरलोड। देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या होगा, वोल्टेज और करंट अनबैलेंस हो जाएगा, ओवर वोल्टेज हो जाएगा, पावर स्विंगिंग मतलब पावर घटेगा बढ़ेगा। पावर क्या होगा, पावर जो होगा बुआ घटेगा कभी बढ़ेगा। तो ये सब क्या है, फॉल्ट कंडीशन है ना, नॉर्मल कंडीशन है। टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी के टाइम में टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा, गर्मी के टाइम में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो भी क्या होगा, फॉल्ट कंडीशन होगा। अंडर फ्रीक्वेंसी मतलब 50 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी का वैल्यू घट जाएगा, 48 हर्ट्ज हो जाएगा, 49 हर्ट्ज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी घट गया। अनस्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम मतलब वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी का वैल्यू घटेगा बढ़ेगा। ये सब क्या है, फॉल्ट कंडीशन है। इस सब कंडीशन में आपका क्या होगा, एंगल चेंज करेगा आर वाई बी का, प्लस आपका फॉल्ट रहेगा, शॉर्ट सर्किट, ओवर सर्किट, यही सब सारा फॉल्ट होगा। तो यही इसी को बोलते हैं एबनॉर्मल कंडीशन। आज की क्लास में क्या है, थैंक यू।